हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज। अब यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन के बारे में दिया हुआ है। उसके पहले जो उन्होंने हमें सेट दिया है जिसमें से ये रिलेशन बना है, तो वो सेट किसका है? ट्रायंगल्स का। उसमें चाहे आप कोई सा भी ट्रायंगल इमेजिन कर लो, वो सारे ट्रायंगल हमारे उस सेट में है। ठीक, अच्छा, अभी उस सेट का हमने एक रिलेशन बनाया है। तो रिलेशन अभी इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो आप समझ ही गए होंगे कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। कि जो भी सेट आपको दिया हुआ है, तो उन सेट में से एलिमेंट्स हमें लेने हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स एक दूसरे से किसी रिलेशन में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको ऐसे ट्रायंगल्स के सेट उठाने हैं कि वो सेट क्या रिलेशन में होना चाहिए। T1 T2 का सेट हो एंड T1 इज सिमिलर टू T2। यहाँ पे सिमिलर होगा, मैंने स्मॉलर लिख दिया है। सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो हमने जो ट्रायंगल उसमें से उठाए हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, तभी आपको उसे रिलेशन वाले सेट में रखना है। तो इतना समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है। अच्छा, तो वो जो नया सेट बनाएंगे जिसमें कि हम जो उठाएंगे पेयर, वो आपस में सिमिलर होंगे। तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो नया सेट बनेगा, वो नया सेट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं, ये हमें पता करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी आप जानते ही हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अभी सिमेट्रिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे चेक करना। सॉल्यूशन क्या है, रिलेशन क्या है हमारा कि T1 T2 का ग्रुप बनना है। T1 T2 मतलब कोई भी दो ट्रायंगल का आपको ग्रुप बनाना है, जिसमें कि T1 इज सिमिलर टू T2, ऐसा होना चाहिए। तो अब देखो T1 T2 सिमिलर, तो अगर हम इसका रिफ्लेक्सिव का चेक करें, तो कोई भी ट्रायंगल अपने खुद के तो सिमिलर होगा ही। मतलब इसमें T1 T1 का भी सेट बन सकता है, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा होता कि आपको दो अलग अलग ट्रायंगल लेने हैं। इसमें बस इतना लिखा है कि आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, तो मतलब दो, और वो इस तरह होने चाहिए कि वो सिमिलर हो। तो हर एक ट्रायंगल अपने खुद के तो सिमिलर होगा ही। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? R इज रिफ्लेक्सिव। क्यों होगा? एज T1 T1 बिलोंग्स टू R। क्यों बिलोंग करेगा? बिकॉज एवरी ट्रायंगल, या फिर आप ऐसा लिख लें ईच ट्रायंगल is similar to itself। तो रिफ्लेक्सिव हो गया वो। अभी सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है कंडीशन कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब था कि हम ऐसा चेक करें कि लेट क्या ले लें कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर। ऐसा हम लेके चल रहे हैं कि T1 T2 हमने एक सेट उठाया है जो उस रिलेशन में है। अभी T1 T2 अगर रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो वही लिख देंगे हम, इट इज इम्प्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T2। अब अगर T1 T2 के सिमिलर है, तो क्या T2 T1 के सिमिलर नहीं होगा? वो भी होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज T2 इज सिमिलर टू T1। अभी इससे क्या पता चला कि T2 T1 भी R में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R जो है हमारा वो सिमेट्रिक भी हो गया, क्योंकि T1 T2 अगर R में बिलोंग कर रहा है, तो T2 T1 भी बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर R is symmetric। और अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या ले लें? लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड
एक और पेयर ले लेते हैं T2 T3, नीचे लिख देती हूँ T2 T3 बिलोंग्स टू R। अभी T1 T2 R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। व्हाट इट मीन्स कि T2 इज सिमिलर टू T3। इफ T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, तो इसका मतलब क्या होगा कि T1 और T3 भी सिमिलर होंगे। तो यहाँ हम पहले ये लिख दें कि इसका T1 T2 R में बिलोंग कर रहा है, मतलब इन दोनों में रिलेशन है। तो कौन सा रिलेशन है? T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर, यहाँ पे एंड लिख दो, एंड T2 इज सिमिलर टू T1 एंड दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T3। और इससे क्या पता चला कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, और इससे ये मालूम पड़ा कि R इज ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर T1 T2 R में है, T2 T3 R में है और उसके बाद T1 T3 भी R में है, तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है? जो ये रिलेशन वाला, जो इस रिलेशन को फुलफिल करने वाला जो हम सेट बनाएंगे, तो वो जो सेट होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो वो आप नीचे लिखेंगे यहाँ पर कि देयरफॉर दिस सेट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, या दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी ये क्वेश्चन मैंने हाफ लिखा है, इसका हाफ पार्ट बाकी है। क्वेश्चन लेंथी था इसलिए आधा ही लिखा, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अभी इसका हाफ पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हाफ जो क्वेश्चन था वो क्या है? कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन नंबर 12 का ही हाफ है। इससे पहले का जो फर्स्ट हाफ था वो भी हमने सॉल्व किया और ये सेकेंड हाफ है। तो सेकेंड हाफ क्या बोल रहा है? कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1, T2, T3. T1 with side 3, 4, 5, T2 side 5, 12 and 13 and T3 side 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2, T3 are related? 3 ट्रायंगल हमको लेने हैं और साइड ये दिए हुए हैं। मतलब ये जो तीनों ट्रायंगल है ना, ये उस सेट में है। कौन सी सेट में? जो हमने ए सेट बनाया था उसमें ये तीनों ट्रायंगल है। और हमें ये बताना है कि जो हमारा जो रिलेशन था, रिलेशन क्या था हमारा, कि आपको वो 2 ट्रायंगल लेने हैं जो सिमिलर है। तो इस टाइप के अगर ये तीनों ट्रायंगल उस सेट में है, तो कौन से 2 ट्रायंगल आएंगे हमारे उस रिलेशन वाले सेट में? किन दोनों के बीच में रिलेशन होगा? तो सिमिलर होने के लिए आपको ये बात पता है कि 2 जो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये 2 ट्रायंगल है हमारे पास, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल कब बोलते हैं? तो हमने सिमिलैरिटी का टेस्ट पढ़ा हुआ है। सिमिलर ट्रायंगल कब होगा? जब इसकी साइड का रेशो इक्वल हो। वो भी एक था तरीका SSS टेस्ट, जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर ये EBC है, ABC और ये PQR है, तो AB by PQ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? BC बाय QR। ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो। ये अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब दिस 2 ट्रायंगल इज सिमिलर। तो यहाँ हम क्या करेंगे? जो हमें साइड दिया हुआ है उसका रेशो फाइंड करेंगे। तो सबको फाइंड करके यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से फाइंड करके देख सकते हैं कि ये 3 और 6, 4, 8 और 5, 10 इनका रेशो इक्वल होगा। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? वी कैन ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम? 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। कैसे? 3 2 जा, 4 1 जा, 5 1 जा, 5 2 जा। तीनों को जब हमने कैंसिल किया तो वो क्या आ गया? 1/2 1/2 आ गया। इससे क्या पता चलता है कि T1 और T3 जो है वो रिलेटेड है, वो दोनों सिमिलर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? विच ट्रायंगल अमंग दिस आर रिलेटेड। देयरफॉर यहाँ पे क्या मालूम पड़ा कि T1 एंड T3 इज सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि इन दोनों
इनका रेशो इक्वल है तो इसलिए ये सिमिलर होगा। और इससे क्या पता चला कि बस लिख देंगे यहाँ पे T1 इज रिलेटेड विथ T3, T1 एंड T3 इज रिलेटेड। तो यही हमारा रिलेशन का बेस है कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनको लिखना है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन भी मैंने हाफ लिखा है, पहले हम ये फर्स्ट हाफ समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हाफ। तो ये क्वेश्चन देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चन इसी टाइप के सॉल्व किए हैं। लेकिन मेरा जो ये चैनल है ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देने के लिए ही बना है। तो हम लोग इस चैनल पे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ए जो हमारे पास सेट है तो उस सेट में क्या है, एलिमेंट क्या है, जितने भी पॉलीगॉन होते हैं वो उस सेट के एलिमेंट है। अभी ये पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन जिसमें वो क्लोज फिगर जिसकी साइड मोर देन 3 या मोर देन 3 हो, आप बोल सकते हैं मोर देन 2 हो। क्लोज फिगर विथ साइड मोर देन 2 आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन में आप समझ ही गए कि ट्रायंगल भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, और ट्रायंगल के हम जितने भी पेंटागन, हेक्सागन सब आ गए उसमें। मोर देन 2 साइड अगर है और वो क्लोज फिगर है तो उसको आप पॉलीगॉन बोलेंगे। तो यहाँ पे पॉलीगॉन एज R इज इक्वल टू P1 P2 सॉरी P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अब ये जो सेट है हमारे पास पॉलीगॉन का, तो उस पॉलीगॉन में से मुझे एक रिलेशन के हिसाब से दूसरा एक सेट बनाना है, और वो रिलेशन मुझे ये देखना है कि मैं जो भी एलिमेंट का पेयर उसमें से उठाऊं तो उन दोनों का साइड इक्वल होना चाहिए, तभी वो उस रिलेशन में जाएगा। अच्छा, एक बात कि आप ये मत समझो कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये रिलेशन में यहाँ पे ये 2 क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, दोनों का साइड का मेजरमेंट कुछ भी है, ये 1 2 3 और 4 ऐसा इसका नेमिंग है। तो अगर मैं रिलेशन में लिखूंगी तो मैं 1 2 का एक पेयर बनाऊंगी और 3 4 का एक पेयर बनाऊंगी। तो इसका मतलब ये आपको नहीं समझना है कि सिर्फ 3 साइड वाले ही इसमें होंगे या 4 साइड वाले ही होंगे, ऐसा नहीं है। ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो पेयर बनेगा ना, इसमें जो 2 आप रखेंगे उसका नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 1 और 2 4 साइडेड है, 3 और 4 3 साइडेड है। तो इस टाइप का, ऐसे ही 5 साइडेड हो सकता है, 6 साइडेड हो सकता है। तो जो भी हम ग्रुप में रख रहे हैं उनका साइड, नंबर ऑफ साइड इक्वल होगा, तभी वो इस ग्रुप में आएंगे और इस रिलेशन में आएंगे। ओके, तो अब हमें क्या बताना है कि वो जो हमारा जो रिलेशन के हिसाब से जो नया सेट बनेगा वो इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा? ये ऑफ कोर्स होगा। क्यों होगा देखते हैं। सॉरी, पहले रिलेशन लिख लें। रिलेशन में आपको लेना है P1 P2 where P1 and P2 have same number of sides, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? क्योंकि अगर मैंने कोई एक पॉलीगॉन उठाया है तो वो अपने खुद से उसका नंबर ऑफ साइड तो खुद के इक्वल होगा ही ना। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, उसको उसी के साथ कंपेयर करते हैं, और तब अगर वो रिलेशन में फिट बैठता है तो वो रिफ्लेक्सिव हुआ। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें लिखा था कि रिलेशन आपको ऐसा लेना है कि A इज द हस्बैंड ऑफ B। तो उस टाइम पे हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव काम नहीं आया था, क्योंकि A B का हस्बैंड हो सकता है लेकिन A खुद अपना हस्बैंड नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के जो अगर आते हैं रिलेशन तो वहां रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन अगर इक्वल है, सिमिलर है, नंबर ऑफ साइड इक्वल है, तो वो तो होगा ही ना, क्योंकि वो अपने आप से तो इक्वल होगा ही। तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, R इज, वही लिखेंगे जो इससे पहले लिखा था, R इज रिफ्लेक्सिव सिंस P1 P1 belongs to R
क्यों बिलोंग करेगा? बिकॉज ईच पॉलीगॉन हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड। तो क्या लिखा मैंने? बिकॉज ईच पॉलीगॉन हैव सेम नंबर ऑफ साइड विथ इटसेल्फ। खुद से उसका साइड तो इक्वल होगा ही अगर आप उसको उसी से कंपेयर करें। उसके बाद तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक का देखते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या देख लें कि लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R। अभी P1 P2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हुआ कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है, तभी तो R में बिलोंग कर रहा है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर P1 एंड P2 हैव, या फिर ऐसा, हाँ सेम यही लिखना है, सेम नंबर ऑफ साइड। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब अगर P1 और P2 का सेम नंबर है साइड का, तो P2 का भी P1 के साथ सेम नंबर होगा। अगेन मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें ये रिलेट हो रहा है। जैसे कितने बार क्या होता है कि हम ऐसा समझते हैं कि अरे ये तो सब में एक जैसा ही होगा, लेकिन वापस हम ये वाला रिलेशन देखते हैं हस्बैंड वाइफ वाला या फादर सन वाला, कि अगर P1 फादर है P2 का, तो उस टाइम पे रिफ्लेक्सिव नहीं हो, रिफ्लेक्सिव तो खैर नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि फिर P2 P1 का फादर नहीं हो सकता है। तो इस सब केस में ऐसा नहीं होता है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको रिलेशन के हिसाब से चेंज होते हैं। आपको ऐसा नहीं समझना है कि सब में ऐसे ही लिखना है। तो क्या लिखा हमने? P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इट इज इम्प्लाइज दैट कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। और इससे ये मालूम पड़ा हमको कि P2 P1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, और इससे ये मालूम पड़ा कि R जो है वो तो सिमेट्रिक है। R सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि उसमें P1 P2 भी है और P2 P1 भी है, तो इसलिए वो सिमेट्रिक होगा। अभी ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करें? लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड दूसरा ले लेते हैं P2 P3। P2 P3 बिलोंग्स टू R। इससे क्या मालूम पड़ा हमें कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड, और एंड P2 एंड P3, या फिर कॉमा लगा के लिख लो, P2 P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब ये दोनों का नंबर ऑफ साइड सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 एंड, अभी P1 और P2 का नंबर ऑफ साइड सेम है, P2 का P3 के साथ नंबर ऑफ साइड सेम है, तो P1 और P3 का भी सेम होगा ही, क्योंकि मान लो P1 में 3 है और P2 में 3 है, दोनों ट्रायंगल है। ओके, फिर P2 P3 के इक्वल है क्योंकि P3 में भी 3 है, वो भी ट्रायंगल है। तो अगर P1 P2 P3 तीनों ही ट्रायंगल हैं, तो P1 और P3 भी इक्वल होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो हम वही बोलेंगे P1 P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। यहां लिख देंगे आप सेम नंबर ऑफ, नंबर मैंने लिख के छोड़ दिया है, नंबर ऑफ साइड, और उसके बाद क्या लिखना है वो भी देखते हैं। हाँ, तो मैंने हाफ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। पहले मैं आपको इसके आगे क्या लिखना है वो बताती हूँ। P1 P3 हैव सेम नंबर, ये क्वेश्चन है, हाफ जो बचा हुआ था मैंने आपको बताया था अभी। तो P1 P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यही लिख देती हूँ। और इससे ये मालूम पड़ा हमें कि R इज ट्रांजिटिव। अभी R ट्रांजिटिव होगा, इससे क्या मालूम पड़ा? अभी हम यहां लिखेंगे हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is equivalence relation।
इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा आपको लिखना है। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने हाफ लिखा था, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैसे लिखना है। ओके, अभी जो क्वेश्चन का हाफ था वो देखो, हमने क्या, ये इससे पहले हमने क्या देखा कि आपके पास एक सेट है जिसमें पॉलीगॉन है, और उस पॉलीगॉन से हमें एक ऐसे रिलेशन के मतलब एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करता हुआ एक सेट बनाना है जिसमें आपको जो पेयर रखने हैं उनका नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। ऐसा पेयर बना के एक सेट बनाना है। ओके, अब यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5। अब मैंने एक सेट बनाया A, और उस सेट में क्या रखेंगे, कुछ भी है एलिमेंट, लेकिन वो सारे एलिमेंट वो किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, T के साथ रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, हर एक क्वेश्चन में रिलेट का मतलब अलग होगा, वो डिपेंड करेगा कि उस क्वेश्चन में आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने रिलेट किया था, तो उसको इस बेस पे रिलेट किया था कि वो दोनों सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे रिलेशन हमको सिमिलर का ही था कि आपको एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करता हुआ सेट बनाना है जिसमें T1 इज सिमिलर टू T2। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें जो आपके पास रिलेशन दिया है उसमें जो हमें P1 P2 लेना था वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, उसकी साइड इक्वल होना चाहिए। तो अब आप बताओ कि अगर कोई एक सेट है जो T के साथ रिलेट कर रहा है, T एक ही है, मतलब कुछ ऐसा समझ लो ये A है और A में कुछ एलिमेंट है और वो T के साथ रिलेट कर रहा है, और T क्या है, ट्रायंगल है। आप ऐसा समझ लो कि T में एक ही है, T एक ट्रायंगल है और उसके साथ ये रिलेट कर रहा है। तो ये इसके साथ रिलेट कब करेगा, क्योंकि T के 3 साइड हैं, T एक ट्रायंगल के साथ ये रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सब भी क्या होने चाहिए, 3 साइडेड होना चाहिए, वो सभी ट्रायंगल ही होना चाहिए, तभी इसके साथ वो रिलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक आप समझ लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के भी अलग अलग मेजरमेंट है, R1, R2, R3 ऐसे करके बहुत सारे हैं। उसके बाद आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको मैं E से डिनोट कर रही हूँ, वो भी हमारे पास बहुत सारे हैं अलग अलग मेजरमेंट के। फिर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो भी अलग अलग मेजरमेंट के हैं। तो ऐसा कुछ जब सेट होगा तभी इसके साथ रिलेट करता हुआ वो रिलेट करेगा, क्योंकि R1T हो सकता है, R2T, R3T, मतलब जब रिलेशन में ये जाएंगे तो ऐसा बनेगा R1T, R2T, R3T, सब इसके साथ रिलेट करेंगे। तो कब रिलेट करेंगे वो, जबकि हमारे पास जो ये A है उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल हो, तभी उसके सारे एलिमेंट इस T के साथ रिलेट करेंगे। ओके, क्योंकि रिलेट करने के लिए कंडीशन ही यही है कि नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, वापस देखो, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड दिस। साइड कुछ भी दिया हो उससे हमें मतलब नहीं है, वो ट्रायंगल है ना, तो बस अगर T ट्रायंगल है तो वो A के एलिमेंट से तभी रिलेट करेगा जब A के भी सारे एलिमेंट 3 साइडेड हो। तो वही बस हम यहाँ पे अब लिखेंगे। तो क्या लिखना है हमें, ये R इज ट्रांजिटिव और ये तो आप समझ गए, द एलिमेंट इन A रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T, जो भी मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था वही लिखा है। इट मीन्स एलिमेंट ऑफ A शुड बी ट्रायंगल, और उसके एलिमेंट अगर ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अच्छा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ रिलेट कर रहा है तो A में राइट एंगल ट्रायंगल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। A में ट्रायंगल होने चाहिए 3 साइडेड, तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का वो एक सेट हो सकता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लेट L be the set of all lines in XY plane। XY plane का मतलब क्या है,
कि जैसा हम ग्राफ बनाते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्स और वाई मतलब इतनी जगह पे क्या मिल रहा है आपको, ये बहुत सारे पॉइंट लाइन है, ये इस तरह से बहुत सारे लाइन है। तो हमें क्या करना है, एल विद सेट, अच्छा लाइन मैंने नहीं बनाया, ये लाइन सेगमेंट बना दिया। लाइन बनने के लिए इसमें इस तरह का एरो होना जरूरी है। तो ये हो गया आपके पास बहुत सारे लाइन है और ये इसका एक सेट है जिसमें कि एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास बहुत सारे लाइन है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, और इन सारे लाइन में से हमें एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करता हुआ नया सेट बनाना है कि कैसा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, जो दो लाइन पैरेलल है उन सबको लेते जाओ, पैरेलल लाइन का पेयर बनाते जाओ, और वही हमारा रिलेशन है कि L1 L2 हो, जहां L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसे आपको एक सेट बनाना है इस रिलेशन को मेंटेन करने वाला। और फिर हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो वो तो इक्विवेलेंस होगा ही, अगेन क्योंकि पैरेलल लाइन है। अभी अगर रिफ्लेक्सिव का देख लें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, L1 is parallel L1 because every line is parallel to itself, अपने खुद के वो पैरेलल होता ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे मैं ये लाइन नहीं लिख रही हूं, इस लाइन को आपको वैसे यहाँ पे वापस लिखना है। हम क्या लिखेंगे, L1 belongs to R because every line is parallel to itself। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, R is रिफ्लेक्सिव। अच्छा, आप में से कुछ को हो सकता है ऐसा कुछ लग रहा हो कि सेट है कहाँ, तो देखो कुछ ऐसे सेट होते हैं जिसको हम बना नहीं सकते, जैसे कि अब यहाँ एक्स वाई प्लेन पे कितनी लाइन है, वो लाइन कहाँ है, ऐसा कुछ भी हमें मेंशन नहीं है। तो ये सब इमेजिनरी है, आपको सिर्फ ऐसा इमेजिन करके रखना है कि ऐसा एक सेट है और उसमें बहुत सारी लाइन है और उस लाइन में से जो भी लाइन पैरेलल थी उनको उठा के हमने दूसरा एक सेट बनाया, और अब उसको सिर्फ इमेजिनेशन में रखना है, उसको यहाँ पे शो नहीं करना है। तो उस इमेजिनेशन वाले सेट में जब हम चेक करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे कि हर एक लाइन अपने खुद के पैरेलल तो होता ही है। तो हमारे पास P1 P1 या फिर Q1 Q1, अगर ऐसा कुछ लाइन है, PQ लाइन तो PQ होगा, तो PQ PQ करके हमारे पास एक सेट है, हर एक लाइन अपना खुद का क्या होता है, पैरेलल होता है, इतना याद रखो। ओके, अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करें, लेट L1 L2 था, L1 L2 बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज पैरेलल टू L2, इस पर सिर्फ सिंबल बना दिया है मैंने। और अगर L1 L2 के पैरेलल होगा तो L2 इज पैरेलल L1 एंड दिस इंप्लाइज दैट कि L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R एंड दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। होगा ऐसा, R इज सिमेट्रिक, क्योंकि अगर L1 L2 के पैरेलल होगा तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। अभी नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव का चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या लेना है, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 ले लेते हैं, L2 L3 बिलोंग्स टू R, और इसका क्या मतलब हुआ कि L1 इज पैरेलल L2 एंड L2 इज पैरेलल L3। तो इससे ये मालूम पड़ा कि L1 इज पैरेलल L3। समझ ही गए आप लोग। तो इसका क्या पता चला हमें कि L1 L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R एंड दिस इंप्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव। अभी R रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब R क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी इसका नेक्स्ट हाफ हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट हाफ में देखो
शो दैट ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। एक ऐसा हमें सेट ढूंढना है और वो सेट के अंदर जितने भी लाइन होंगे वो इसके साथ रिलेशन में होंगे। अब इसके साथ वो रिलेशन में कब होंगे? जब वो दोनों पैरेलल हो, मतलब ये लाइन और उस सेट में से जो हम लाइन उठाएंगे वो ये दोनों पैरेलल होगा तभी रिलेशन में होंगे। लेकिन हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर के सारे लाइंस इसके साथ रिलेटेड हैं। तो अब आप सोचो कि उस सेट में जो लाइन आएंगे उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर भी इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखा है। तो देखो दो लाइन होती है, अभी लाइन का इक्वेशन दिया है ना, तो फिर हमें सीधे स्लोप के बारे में सोचना है क्योंकि दो पैरेलल लाइन को अगर आप कंपेयर करें तो आप ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं कि उनका स्लोप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, तो इक्वेशन को तो आपको पता ही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c उसका फॉर्म होता है। किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ m क्या है? m है स्लोप। तो पहले तो हम इसका स्लोप फाइंड करें कि इसका स्लोप क्या है। तो इसका स्लोप क्या होगा, चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखना है हमें? द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन। जो भी लाइन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी लाइन का दिया हुआ है कि उसके साथ रिलेटेड है, मतलब वो उसके पैरेलल होना चाहिए, वही लिखा है। अभी इसका आप स्लोप फाइंड करो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है mx प्लस c। यहाँ पे m क्या इंडिकेट कर रहा है? स्लोप। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लाइन का स्लोप क्या है? 2 है। पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, देयरफॉर set of all lines related to the given line is y is equal to 2x plus c। मतलब जो भी लाइन होगी उसका जो इक्वेशन है वो y is equal to 2x plus c होगा और c के प्लेस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। c belongs to रियल नंबर, यहाँ पे जो r है वो रियल नंबर को शो कर रहा है। तो कैसा होना चाहिए वो सेट? y is equal to 2x plus c लाइन का इक्वेशन होगा और इसमें c आप कुछ भी रखते जाओ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो सकता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ पे ये 2x होना चाहिए। तो ये ऐसा जो लाइन का इक्वेशन होगा ना वो सेट क्या होगा? इसके साथ रिलेटेड होगा। क्लियर हो गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 15, लेट r बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। ये हमारे पास सेट है और रिलेशन क्या है? यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि रिलेशन में जो भी एलिमेंट है वो हमें ढूंढने नहीं है, वो दिए हुए। तो रिलेशन में आपके पास 1 2 2 2 1 1 4 4 ये सारे एलिमेंट हैं। अभी ये सारे हमारे पास ऑप्शन है और हमें ये चूज करना है कि इस सेट को लेकर जो ये रिलेशन बना है तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा, या फिर वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक, या फिर सिमेट्रिक होगा ट्रांजिटिव होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, या फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसमें से ये क्या होगा वो हम चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 और 4 4, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो सेट है वो सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इन सब का जो रिफ्लेक्सिव है वो इसके अंदर है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, आगे 3 3 भी है और 4 4 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है वो रिफ्लेक्सिव है। अगर इसमें 1 1 2 2 3 3 होता और 4 4 नहीं होता, मतलब कोई भी एक नंबर का रिफ्लेक्सिव नहीं होता ना, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं समझते। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस a बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज, अच्छा a बिलोंग्स टू r और a क्या है? एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे लेकिन सेट का कुछ भी नाम नहीं दिया है, r बी द रिलेशन इन द सेट। तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, लेट a है इस सेट का नाम, ऐसा दे दो आप 1 2 3 4 ऐसा दे दिया हमने। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सिंस 1 1, या फिर इस तरह से नंबर में लिख लो 2 2 3 3 4 4
belongs to R, therefore R is reflexive. अभी सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए हमें इसमें से चेक नहीं करना है कि 1 2 है, तो बस हमें सिमेट्रिक के लिए ना डायरेक्ट इसमें देखना है. अभी अगर 1 2 है ना तो 2 1 भी होना चाहिए, बट 2 1 नहीं है, कहीं पर भी नहीं है. तो हम यहाँ यही लिख देंगे, सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric. क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 को भी उसमें बिलोंग करना चाहिए. उसके बाद ट्रांजिटिव का चेक करते हैं. तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 है और 2 3 है, क्या 1 2 है, फिर 2 2 है और 1 2 भी है, तो ये तो दिख रहा है. 1 3 है और 3 2 है और 1 2 भी है ना. यहाँ पे 1 3 देख लो और 3 2 देख लो, तो 1 2 भी है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो होगा. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 1 3 belongs to R and 3 2 also belongs to R and और क्या बिलोंग कर रहा है, 1 3 belongs to R, therefore R is transitive. तो अभी क्या देखा हमने कि R रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. ये वाला जो ऑप्शन है सेकेंड वन, ये आपका करेक्ट है. क्लियर हो गया. अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N गिवन बाय, N क्या है, N मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है, उसमें से हमें एक रिलेशन मेंटेन करता हुआ सेट बनाना है. और रिलेशन क्या मेंटेन करना चाहिए, आपको ए बी ऐसा लेना है कि A इज इक्वल टू होना चाहिए B माइनस 2. B के प्लेस पे आपने जो भी नंबर लिखा है उसमें से अगर आप 2 को माइनस करो तो आपका A आ जाए, ऐसे नंबर का सेट लेना है. और B क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए. तो ये सारी कंडीशन को फुलफिल करता हुआ जो हम एक सेट बनाएंगे, तो अब चूज द करेक्ट आंसर. क्या उस सेट में 2 4 हो सकता है, जो भी हमने सेट बनाया. अभी सेट हमको बनाना नहीं है, अगेन ये इमेजिनरी सेट है. तो क्या 2 4 बिलोंग्स टू R हो सकता है. तो देखते हैं ये हमारे कंडीशन को, जो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं. तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 4 इज लेस देन 6, therefore 2 4 does not belongs to R. क्योंकि जो 4 है वो 6 के लेस है, 2 4 बिलोंग नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि ये जो B है, B के प्लेस पे 4 लिखा है और कंडीशन क्या है कि B शुड बी ग्रेटर देन 6, लेकिन B तो स्मॉल है. अच्छा, एक जो कंडीशन है कि ये A इज इक्वल टू B माइनस 2 होना चाहिए, वो ये फुलफिल कर रहा है, क्योंकि A क्या है हमारा 2 है. ओके, और B माइनस 2 अगर आप करते हो, 4 माइनस 2 करते हो तो 2 आता है, मतलब A आ जाता है. तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट ये नहीं हो रही. B यहाँ पे स्मॉल है 6 से, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. तो इसका मतलब पहला तो आंसर नहीं है. अभी 3 8 में देखो कि 8 ग्रेटर देन 6 है, बट 3 माइनस 8 करने से, सॉरी 8 माइनस 2 करने से 3 नहीं आता है. यहाँ पे क्या कंडीशन है, हम क्या लिखेंगे, सिंस 8 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 3. यहाँ पे एक कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है कि 8 इज ग्रेटर देन 6, ये वाला हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा, क्योंकि 8 माइनस 2 करने से 3 नहीं आता है, A नहीं आ रहा है. देयरफॉर क्या होगा, जो 3 8 है ये भी बिलोंग नहीं करेगा R से. नेक्स्ट है 6 8 वाला चेक करेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सिंस 8 इज ग्रेटर देन 6, और दूसरी बात ये कि 8 माइनस 2 आप करते हो तो 6 आता है, दैट इज A हमारा क्या है, 6 है, और 8 में से 2 माइनस करके 6 आ रहा है, यानी A इज इक्वल टू B माइनस 2 भी ये सेटिस्फाई कर रहा है. देयरफॉर 6 8 बिलोंग्स टू
R। ये तो R से बिलोंग कर रहा है। अभी 8 7 को हम देखेंगे तो 8 7 में क्या होगा, सिंस 7 minus 2 is not equal to 8, therefore 8 7 does not belongs to R। क्योंकि यहाँ पर भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 7 is greater than 6, ये सेटिस्फाई है, बट ये वाला नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये सी होगा, क्योंकि इसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट कर लिया है और आगे के एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।